हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कराया था कि किस तरह इंग्लैंड के ऊपर जो नॉर्मन्स थे उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी। उसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड को कैसे इन्फ्लुएंस किया था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने इंग्लैंड को कैसे इन्फ्लुएंस किया था, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर उसका क्या असर हुआ था। तो मतलब 5th सेंचुरी बीसी से लेकर 1350 तक का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो आज मैं क्या कर रही हूँ इस वीडियो में कि जो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया था 5th सेंचुरी से लेकर 1350 तक का, मैं उस टाइम पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। दो पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे एक को हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलेंगे और एक को मिडल इंग्लिश पीरियड बोलेंगे। सो उससे क्या होगा कि इसके जो लिटरेरी फीचर्स हैं, जितने भी मेन वर्क्स थे, जो भी मेन राइटर्स उस टाइम के हुए हैं, उसको मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। सो आज जो हमारी वीडियो है ये है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था उसको हम एंग्लो सेक्शन एज भी बोलते हैं। मतलब कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसको एंग्लो सेक्शन एज भी बोला जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड है वह 5th सेंचुरी से लेकर 1150 तक का है। मतलब कि टाइम पीरियड एक बार ध्यान से देख लेना, 5th सेंचुरी से लेकर 1150 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम या तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोल सकते हैं या फिर एंग्लो सेक्शन एज भी बोल सकते हैं। अब मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि किस तरह ये पीरियड शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है। सो गाइज़, इसमें क्या था, ये जो पीरियड है ये एक बहुत ही लंबा पीरियड है, बहुत ही लॉन्ग पीरियड है, जो कि 5th सेंचुरी से शुरू होता है। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुई थी? 1066 में। 1066 तक भी ये जो टाइम पीरियड है ये पूरी तरह से कंक्लूड नहीं होता, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। क्योंकि प्रोज में अगर हम देखा जाए, जो उस टाइम पे प्रोज वर्क्स थे उनके थ्रू ये जो पीरियड है, ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, यह है 1150 तक चला। मतलब क्या, जो हम मानते हैं वो है कि ये जो टाइम पीरियड है वह 5th सेंचुरी से लेकर 1150 तक कंक्लूड होता है। सो आगे क्या है कि जो रोमन्स थे वो 410 में ब्रिटिश को छोड़कर चले गए थे। 410 में जो रोमन्स थे वो ब्रिटिश को छोड़कर चले गए थे। जब वो ब्रिटेन को छोड़कर चले गए तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वहाँ पर किसी का रूल नहीं था। सो उस टाइम पे जब वहाँ पे कोई किंग नहीं था, वहाँ पे कोई रूलर नहीं था, सो उस टाइम पे क्या हुआ कि नॉर्थ साइड से जो इन्वेडर्स थे उन्होंने इंग्लैंड में, उन्होंने ब्रिटेन में इनरोड करना शुरू कर दिया और वो आकर वहाँ पर बस गए। जब वो आकर नॉर्थ साइड से जो इन्वेडर्स थे वो ब्रिटेन में आए तो वहाँ पर वेसेक्स का राइज हुआ, वेसेक्स का उदय हुआ। सो उस टाइम पे क्या था कि जो एल्फर्ड द ग्रेट थे, एल्फर्ड द ग्रेट की सहायता से इंग्लैंड में डेन लॉ को इस्टेब्लिश किया गया। डेन लॉ को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया और जो डेन्स थे इस तरह वो उस कंट्री में, इंग्लैंड में पूरी तरह से सेटल हो गए थे। डेन्स क्या थे? डेन्स जैसे नॉर्मन्स थे उसी तरह जो डेन थे वह भी एक डायनेस्टी थी काइंड ऑफ। सो डेन्स ने क्या किया, इंग्लैंड में आकर वो पूरी तरह से सेटल हो गए। और 1017 में सबसे पहले जो डेनिश किंग थे उनका असेशन हुआ, उनको गद्दी पर बिठाया गया। जब 1017 में जो डेनिश किंग थे उनको उनका असेशन हुआ, उसके बाद की आपको स्टोरी मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह 8th सेंचुरी से ही जो नॉर्मन्स थे वो उन्होंने अपने तबाही मचानी शुरू कर दी थी। वो लूटपाट के इरादे से आते थे वहाँ पर और उन पर अटैक करते थे। तो किस तरह जो नॉर्मन्स थे उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम के वहाँ के राजा थे उनके खिलाफ़ उन्होंने आंदोलन किया, उनके खिलाफ़ हो गए और किस तरह उन्होंने वहाँ पर जो विक्ट्री हासिल की, वो सब आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, मैं सीधा लिटरेरी फीचर्स की बात करूँगी क्योंकि जो चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं उस पर बात करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। सो आगे क्या है, लिटरेरी फीचर्स ऑफ द पीरियड। मतलब उस टाइम के लिटरेरी फीचर्स क्या क्या थे। अब लिटरेरी फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट है पेगन ओरिजिन। पेगन ओरिजिन का मतलब क्या है
सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पेगन क्या होता है, तभी आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाओगे। सो गाइज, पेगन क्या है कि जो पेगन है वह एक लैटिन वर्ड है जो कि रोमन एम्पायर के एंड में उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो क्रिश्चियनिटी, जुडिज़म और इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा धर्म फॉलो करते थे। मतलब क्या हुआ कि जो नॉन क्रिश्चियन लोग थे उनके लिए पेगन वर्ड को यूज़ किया जाता था। जो अर्ली क्रिश्चियन थे वो पेगन टर्म का यूज़ नॉन क्रिश्चियन के लिए करते थे जो कि एक गॉड की नहीं बल्कि काफ़ी सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब यहाँ पर जो पेगन है वो टर्म शायद आपको क्लियर हो गई होगी। आप ये समझो कि जो नॉन क्रिश्चियन थे, नॉन क्रिश्चियंस के लिए उस टाइम पे पेगन टर्म यूज़ की जाती थी। जो नॉन क्रिश्चियन लोग डिफरेंट डिटीज़ की पूजा करते थे, डिफरेंट देवी देवताओं की वर्शिप करते थे, उनके लिए पेगन वर्ड यूज़ किया जाता है। अब जब आपको पेगन क्लियर हो गया तो पेगन ओरिजिन का यहाँ पे क्या है कि उस समय में काफ़ी सारी ऐसी पोएम्स थी जिनमें कि ऐसे फीचर्स या ऐसे थीम यूज़ किए गए थे जो कि पेगन पास्ट से रिलेटेड थे और उनमें क्या था, उनके इस तरह की जो पोइट्री थी उसमें क्या होता था, इस तरह की जो वर्क्स होते थे उनमें क्या था, क्रिश्चियन थीम्स थे। पहले टाइम में मेन वर्क्स रिलीजियस होते थे, रिलीजियस थीम्स लिए जाते थे, क्रिश्चियनिटी के बारे में बात की जाती थी वर्क्स में, या फिर जो सेंट्स की लाइफ होती थी, सेंट्स की लाइफ के ऊपर बात की जाती थी, उनको मेन थीम रखा जाता था सो दैट द पीपल कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द सेंट्स। सो इसीलिए उन चीज़ों को मेन थीम बनाया जाता था। बट अब उस टाइम पे कुछ ऐसे वर्क्स भी लिखे गए थे जिनमें क्रिश्चियनिटी को एज अ थीम ही नहीं लिया गया, जिनमें कि डिफरेंट अदर थीम्स को यूज़ किया गया था जो कि नॉन क्रिश्चियन थीम्स थे। जो नॉन क्रिश्चियन थीम्स थे उसी के कारण इसको पेगन ओरिजिन बोला गया। कि पेगन ओरिजिन क्या था, जबकि उस टाइम में क्या हुआ था कि जो ऐसे वर्क्स थे जिनमें क्रिश्चियन थीम को यूज़ नहीं किया जाता था उनको पेगन पोइट्री या पेगन वर्क्स के नाम से जाना जाता था। उनके सबसे बड़े एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे विडसित हो गया। विडसित क्या है, विडसित एक वर्क है जो कि एक पेगन पोइट्री है। बियोवुल्फ इज़ ऑल्सो वर्क। सो बियोवुल्फ है, बियोवुल्फ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है इसेज का, इसके ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगी। सो अभी जो पेगन ओरिजिन में कौन कौन सी वर्क्स आ गए, जैसे विडसित हो गया, बियोवुल्फ हो गया, इसके अलावा और भी वर्क्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी कि और कौन कौन से वर्क आपको पेगन ओरिजिन में आते हैं। सो गाइज, और उस टाइम पे क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में जब ये एज शुरू हुई थी उस टाइम पे नॉन क्रिश्चियन थीम्स का यूज़ किया जाता था। बट जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया, टाइम स्पेंड होता गया, तो जो क्रिश्चियन आइडियाज़ थे, क्रिश्चियन आइडियाज़ ने क्या किया, जो पेगन थीम्स थे उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ, जब ये जो क्रिश्चियन आइडियाज़ ने पेगन ओरिजिन को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो फ्रेजियोलॉजी थी वो तो सेम रही, बट कहीं ना कहीं जो वर्क्स थे उनके स्टाइल में, उनके थीम में थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो गया था। मतलब कि जब ये चेंजेस आने शुरू हुए उस टाइम पे ये कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था कि ये जो पोइट्री है ये एक पेगन पोइट्री है, बिकॉज उनके स्टाइल में चेंजेस आने शुरू हो गए। थीम कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन आइडियाज़ थे उनसे इन्फ्लुएंस होने लगे वर्क्स के। सो लास्ट तक आते आते मतलब कि जो क्रिश्चियनिटी थी, जो क्रिश्चियन थीम्स थे, उन्होंने राइटर्स के वर्क्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था। बट स्टार्टिंग में जो वर्क्स थे वो कौन से थे, पेगन वर्क्स लिखे जाते थे। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पेगन क्या होता है, पेगन पोइट्री क्या थी, पेगन वर्क्स क्या थे। सो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब है अनोनिमस ओरिजिन। अनोनिमस क्या होता है, सेकंड पॉइंट है ये अनोनिमस ओरिजिन। अब अनोनिमस किसको बोलते हैं, अनोनिमस बोलते हैं कि गुमनाम मतलब कि उस ऐसे वर्क्स जिनके ऑथर के बारे में हमें पता ही नहीं होता कि उनके ऑथर कौन है, किसने ये वर्क लिखे हैं। सो इन सब को हम बोलते हैं अनोनिमस ओरिजिन। सो अनोनिमस ओरिजिन यहाँ पर मेन पॉइंट क्यों है,
क्योंकि जब ये वाली एज चल रही थी, हमारी ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जितने भी वर्क्स हमें मिलते हैं उनके ऑथरशिप जो है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये वर्क्स किसने लिखे हैं और कब लिखे हैं, उनके बारे में मतलब हमें कुछ भी नहीं पता। ओनली 2 ऐसे राइटर थे जिनके बारे में उस टाइम पे पता लगा था कि इन 2 मतलब कि 2 राइटर्स के बारे में हमें नॉलेज है, वो हमारे नॉलेज में है, जिनमें से एक तो है कैडमन। कैडमन एक राइटर थे जो जिनकी कुछ वर्क्स हमें मिले थे। दूसरे कौन थे? केनेवुल्फ। दूसरे कौन थे? केनवुल्फ। जो केनवुल्फ थे उनके भी कुछ वर्क्स देखने को मिलते हैं, और जो कैडमन थे उनका तो डायरेक्ट मेंशन है, कैडमन के डायरेक्ट मेंशन मिलता है, उन्होंने लिखा हुआ है, उनके बारे में पता है। बट जो केनेवुल्फ है, केनवुल्फ के बारे में क्या है, उन्होंने कुछ पोइट्री थी, कुछ वर्क्स थे जिनके लास्ट में अपने नाम से सिग्नेचर किए थे। सो उन सिग्नेचर्स के थ्रू हमें ये आइडिया लगता है कि ये जो वर्क है ये केनेवुल्फ का लिखा हुआ वर्क है। इन 2 राइटर्स को छोड़कर उस टाइम पे जितने भी वर्क्स हमें मिले हैं उनके जो ऑथर हैं उनके बारे में किसी तरह की कोई भी नॉलेज नहीं है। ज़्यादातर जो वर्क्स थे उस टाइम के उनके ऑथर्स के बारे में कुछ नहीं पता, वो जस्ट वर्क हमारे पास है, बट किसने लिखे हैं, कब लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, ये हमें नहीं पता। इसीलिए उस टाइम पे जो वर्क्स थे उनको अनोनिमस वर्क्स बोला जाता था, और इसीलिए ये जो पॉइंट हमने रखा है यहाँ पर कि अनोनिमस ओरिजिन था। अनोनिमस ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि जो वर्क्स थे उनके ऑथरशिप हमें पता नहीं है कि उनके ऑथर कौन थे, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन हुआ। याद रखना है कि हमें सिर्फ 2 ही राइटर्स के बारे में नॉलेज है, कि 2 ही राइटर्स के बारे में पता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड के। सबसे पहले कौन है? कैडमन, और सेकंड कौन है? केनेवुल्फ। सो गाइज ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट में हमारे क्या है? द इमिटेटिव क्वालिटी। इमिटेट का मतलब क्या होता है? नकल करना किसी चीज़ की। तो इमिटेटिव क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उस टाइम में जो ज़्यादातर प्रोज वर्क थे उनको, या फिर जो पोइट्री थी उनको या तो ट्रांसलेट किया गया था लैटिन लैंग्वेज से, या फिर जो लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए वर्क हैं उनसे आइडियाज़ लेकर लिखा गया था। मतलब कि ओरिजिनलिटी देखने को नहीं मिलती उस टाइम पे। उस टाइम पे या तो ट्रांसलेशंस हमें मिलेंगी जो लैटिन से इंग्लिश में जिनको ट्रांसलेट किया गया है, या किसी अदर लैंग्वेज में, अदर डायलेक्ट में ट्रांसलेट किया गया है लैटिन से, या फिर जो उस टाइम के राइटर्स थे उन्होंने क्या किया कि लैटिन वाले जो वर्क्स थे उनको इमिटेट किया है, उनसे आइडिया लेकर अपने वर्क्स लिखे हैं। उस टाइम पे जो फेवरेट वर्क्स थे ट्रांसलेशन के लिए वो कौन से होते थे? बुक्स ऑफ द बाइबल, मतलब कि बाइबल की जो बुक्स थी उनको ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि जो बाइबल थी, बाइबल को हर कोई पढ़ना चाहता था, बट जिस लैंग्वेज में बाइबल लिखी हुई थी वो पढ़ना सबके लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल की ट्रांसलेशन उस टाइम पे की गई। दूसरा किस चीज़ की ट्रांसलेशन की जाती थी? द लाइव्स ऑफ द सेंट्स, कि जो सेंट्स होते थे उनकी लाइफ को भी ट्रांसलेट किया जाता था, ताकि जो कॉमन लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, वो सेंट्स की लाइफ को पढ़ सकें, उनसे इंस्पायर हो सके और उनको अपनी लाइफ में यूज़ कर सके। उनके जो फीचर्स थे लाइफ के, उनके जो अच्छी बातें थी उनकी लाइफ की, सेंस की लाइफ की, उनको अपने लाइफ में भी यूज़ कर सके। सो ये उस टाइम के कॉमन फीचर्स थे। आगे क्या होता था कि ज़्यादातर जो वर्क्स थे उनमें वो ज़्यादातर तो हमें ट्रांसलेशन से ही मिलती थी। उनमें जो राइटर थे वो क्या करते थे, उनमें इंडिविजुअलिटी बहुत कम मिलती थी। वो क्या करते थे कि कोई वर्क है उसको एज इट इज़ उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। ज़्यादातर ऐसे लोग थे, बट कुछ ऐसा मटेरियल भी उस टाइम पे मिला है जहाँ पर उन्होंने क्या किया कि ट्रांसलेट करते टाइम उन्होंने उसको रीशेप दे दी। मतलब कि लैटिन का सपोज करो उन्होंने कोई वर्क पढ़ा, उसको उन्होंने नई शेप में, नए स्टाइल में लिख दिया, उसमें उन्होंने उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, और उसमें अपने जो कमेंट्री थी, अपनी कमेंट्री को भी ऐड कर दिया बीच में। मतलब कि 2 तरह के वर्क्स मिले उस टाइम पे, 2 तरह की ट्रांसलेशंस मिली, जो एग्जैक्ट वर्ड है, 2 तरह की ट्रांसलेशन थी।
पहली कौन सी थी जिसमें कि जो वर्क्स थे उनको एज इट इज़ कॉपी कर दिया गया, एज इट इज़ ट्रांसलेट कर दिया गया। दूसरे कुछ ऐसे राइटर्स थे, पहले वाले जो एज इट इज़ ट्रांसलेट किया गया था उनमें इंडिविजुअलिटी नहीं थी। सेकंड जो था उसमें क्या होता था कि जो वर्क्स थे उनको रीशेप दी गई, उनके जो वर्क्स थे उनको एक्सप्लेन किया गया, राइटर्स ने उनको एक्सप्लेन किया अच्छे से, और अपनी जो कमेंट्स थे, अपनी जो कमेंट्री थी वो भी बीच में इंक्लूड कर दी। सो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। आगे मैं आपसे बात करूँगी मेन्यूस्क्रिप्ट्स। उस टाइम पे मेन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी। कितनी मेन्यूस्क्रिप्ट्स हमारे पास हैं? 4 मेन्यूस्क्रिप्ट्स थी हमारे पास टोटल, जिसको बियोवुल्फ मेन्यूस्क्रिप्ट, जूनियस मेन्यूस्क्रिप्ट, एग्जेटर बुक और वर्सिली बुक के नाम से जाना जाता था। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 4 मेन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इनमें आगे अलग अलग वर्क्स दिए हुए हैं कि कौन सा वर्क किस वाली मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा गया है। सबसे पहले मैं बियोवुल्फ मेन्यूस्क्रिप्ट की आपको बात करूँगी। सो बियोवुल्फ मेन्यूस्क्रिप्ट जो हमारे पास थी, इसमें 2 वर्क्स हमारे पास हैं। एक तो बियोवुल्फ इसमें है और दूसरा इसमें कौन सा है? जूडिथ। बियोवुल्फ और जूडिथ जो वर्क हैं वो कौन से वाली मेन्यूस्क्रिप्ट में आते हैं? बियोवुल्फ मेन्यूस्क्रिप्ट में आते हैं, बियोवुल्फ और जूडिथ वर्क। और इसकी जो डेट है जो इस मेन्यूस्क्रिप्ट में मेंशन की गई थी वह 1000 सेंचुरी, इसमें डेट इसकी मेंशन है कि 1000 में ये वर्क लिखे गए थे। सो अब आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि टोटल कितनी मेन्यूस्क्रिप्ट हैं? 4 मेन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। सबसे पहली मेन्यूस्क्रिप्ट कौन सी है? बियोवुल्फ मेन्यूस्क्रिप्ट। और बियोवुल्फ मेन्यूस्क्रिप्ट में टोटल कितने वर्क हैं? 2 वर्क हैं। सबसे पहला वर्क है बियोवुल्फ और सेकंड वर्क कौन सा है? जूडिथ। अब मैं बात करूँगी जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट की। ये जो जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है इसको जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट क्यों बोला जाता है? सो कॉल्ड सिंस इट बिलोंग्स टू जूनियस लाइब्रेरियन टू लॉर्ड अरुंडेल। मतलब क्या है? जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है, इसको जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाली जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये किससे बिलोंग करती थी? जूनियस से बिलोंग करती थी। जूनियस एक पर्सन का नाम है जो कि लॉर्ड अरुंडेल लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का काम करता था, उससे बिलोंग करती है ये जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। अब इस मैन्युस्क्रिप्ट में कौन कौन से वर्क हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इट कंटेन्स कैडेमन पोएम्स। ये जो जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है इसमें किसके वर्क्स देखने को मिलते हैं? कैडेमन पोएम्स। कैडेमन जो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, कैडेमन एक राइटर था। कैडेमन के वर्क इस मैन्युस्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वर्क कौन सा है? द जेनेसिस। नेक्स्ट वर्क कौन सा है? एक्सोडस। थर्ड है डेनियल एंड फोर्थ है क्रिस्ट एंड सैटन। मतलब क्या हुआ? जो जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें टोटल 4 वर्क हैं, द जेनेसिस, द एक्सोडस, डेनियल, क्रिस्ट एंड सैटन। सो गाइज ये हमारी होगी जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। थर्ड है हमारे पास एग्जेटर बुक। एग्जेटर बुक में क्या था? एग्जेटर बुक कंटेन्ड 2 साइंड पोएम्स ऑफ केने वुल्फ। जो एग्जेटर बुक थी उसमें केने वुल्फ की साइन की हुई 2 पोएम्स थी। तो उन 2 पोएम्स का नाम क्या है? द वेंडरर, द सी फेयरर, वाइफ्स लैमेंट और हस्बैंड्स मैसेज। अब आप कहोगे कि ऊपर तो मैंने बोला है कि केने वुल्फ की उसमें सिर्फ 2 ही पोएम्स थी और यहाँ पर मैं आपको 4 बता रही हूँ। तो इसमें क्या है कि जो केने वुल्फ है, केने वुल्फ की लिखी हुई तो सिर्फ 2 ही पोएम्स हैं, जैसे कि द वेंडरर होगी, द सी फेयरर होगी। बाकी जो थर्ड और फोर्थ पोएम है ये हमारी अलग से है, जो कि हमने एग्जेटर बुक में जिसका मेंशन किया है, जो कि एग्जेटर बुक में देखने को मिलती है। सो ये हमारा एग्जेटर मैन्युस्क्रिप्ट हो गई। सो एग्जेटर मैन्युस्क्रिप्ट के अलावा जो फोर्थ मैन्युस्क्रिप्ट है वो कौन सी है? वर्सिली बुक। द वर्सिली बुक। द वर्सिली बुक है जो हमारी, वो कौन सी है? ये हमारी फोर्थ मैन्युस्क्रिप्ट है। सो वर्सिली बुक में क्या था? इट कंटेन्स 2 पोएम्स ऑफ केने वुल्फ एंड द ड्रीम ऑफ द रूड। मतलब क्या हुआ? सॉरी गाइज ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। द वर्सिली बुक। वर्सिली बुक में क्या था? अब 2 पोएम्स थी केने वुल्फ की जो वर्सिली बुक में भी देखने को मिलती थी।
इसमें क्या था, वर्सिली बुक में 2 पोएम्स थी, वो केने वुल्फ की थी, और एक पोएम थी जिसका नाम था द ड्रीम ऑफ द रूड। ये जो पोएम थी द ड्रीम ऑफ द रूड, इसको ओल्डेस्ट इंग्लिश रिलीजियस पोएम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओल्डेस्ट इंग्लिश रिलीजियस पोएम। सो एक तो ये वाली पोएम होगी द ड्रीम ऑफ द रूड। सेकंड 2 केने वुल्फ की लिखी हुई पोएम्स कौन सी हैं? एलेने एंड एंड्रियाज। एलेने एंड एंड्रियाज ये केने वुल्फ की लिखी हुई पोएम्स हैं। सो गाइज नीचे मैंने थोड़ा सा और कुछ मेंशन किया था। इसमें क्या था कि जैसे एलेने और एंड्रियाज के बारे में आपको पता चल गया, बट केने वुल्फ ने 2 और वर्क्स लिखे थे, जिनमें से एक का नाम था जूलियाना क्रिस्ट। ठीक है, एक का नाम क्या था? जूलियाना, सेकंड का नाम था क्रिस्ट, एंड थर्ड का नाम क्या था? द फेट्स ऑफ द अपोस्टल। 3 वर्क और हो गए जो कि केने वुल्फ के ही लिखे हुए हैं। नंबर 1 हो गया जूलियाना, सेकंड हो गया क्रिस्ट, एंड थर्ड हो गया द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स। ये हमारे केने वुल्फ की लिखी हुई। अब यहाँ से आपको पता करना पड़ेगा कि केने वुल्फ ने टोटल कितनी पोएम्स लिखी थी, कितने वर्क्स लिखे थे। सो वर्सिली बुक में अब कौन कौन सी हो गई? 2 पोएम थी जो केने वुल्फ ने लिखी हुई थी। केने वुल्फ की लिखी हुई 2 पोएम्स कौन कौन सी हो गई? एलेने एंड एंड्रियाज। एलेने एंड एंड्रियाज ये दोनों लिखी थी केने वुल्फ ने, जो कि वर्सिली बुक में शामिल है। और एक और वर्क था जिसका नाम था द ड्रीम ऑफ द रूड। द ड्रीम ऑफ द रूड ये जो वर्क है ये भी हमें वर्सिली बुक में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा अब जैसे मैंने चारों की 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो आपको बता दी। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको माइंड में रखना, और इनको हमने अच्छे से लर्न भी करना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं कि सपोज करो उन्होंने कोई वर्क का नाम दे दिया, जैसे कि द वेंडरर। ये वेंडरर जो वर्क है ये कौन से मैन्यूस्क्रिप्ट में है, तो आपने क्या लिखना है? उसका आंसर द एग्जेटर बुक में हमें ये देखने को मिलती है। सो गाइज इसको आप चाहे नोट कर लो या फिर इसको आप लर्न कर लो, मतलब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है। सो इसके अलावा 5th पॉइंट हमारा जो है, 5th पॉइंट हमारा है लैंग्वेज, कि उस टाइम पे कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी ओल्ड इंग्लिश के टाइम पे। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 4 मेन डायलेक्ट्स, कि उस टाइम पे ओल्ड इंग्लिश के टाइम पे 4 मेन डायलेक्ट्स बोली जाती थी, 4 मेन डायलेक्ट्स यूज़ की जाती थी। सबसे पहली जो डायलेक्ट है उसका नाम क्या है? नॉर्थम्ब्रियन। सबसे पहली डायलेक्ट कौन सी है? नॉर्थम्ब्रियन, विच वॉज फर्स्ट टू प्रोड्यूस अ लिटरेचर। नॉर्थम्ब्रियन जो डायलेक्ट है ये सबसे पहली डायलेक्ट है जिसमें कि लिटरेचर लिखना शुरू किया गया था। मतलब कि जब लिटरेचर लिखना शुरू किया गया था तो सबसे पहले किस डायलेक्ट में लिखना शुरू किया गया था? नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट में लिखना शुरू किया गया था। एक डायलेक्ट ये हुई। सेकंड डायलेक्ट क्या है? मर्शियन। मर्शियन के आगे क्या है कि लैंग्वेज ऑफ द मिडलैंड्स, कि मिडलैंड्स जो थे उस टाइम पे जो इंग्लैंड था उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जो मिडलैंड्स थे, मिडलैंड्स कौन सी लैंग्वेज कौन सी डायलेक्ट यूज़ करते थे? मर्शियन डायलेक्ट यूज़ करते थे। थर्ड हमारे पास कौन सी होगी? कैंटिश। जो कैंटिश थी वो कहाँ पर बोली जाती थी? साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में बोली जाती थी। कैंटिश डायलेक्ट कहाँ बोली जाती थी? साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। लास्ट हमारी जो डायलेक्ट है वो है वेस्ट सेक्शन। जो वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट है ये किसकी लैंग्वेज थी, किसकी डायलेक्ट थी? एल्फ्रेड द ग्रेट की। जो एल्फ्रेड द ग्रेट थे वो उस टाइम के एक बहुत ही महान किंग भी थे, बहुत ही महान पर्सन थे, बहुत ही महान एंटिटी थी वो। सो जो एल्फ्रेड द ग्रेट थे, एल्फ्रेड द ग्रेट कौन सी डायलेक्ट यूज़ करते थे? वेस्ट सेक्शन यूज़ करते थे। एल्फ्रेड द ग्रेट के आपको आगे जाके काफ़ी सारे वर्क्स भी मिलेंगे। सो वो जो वर्क्स उन्होंने लिखे हैं वो सब उन्होंने वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में लिखे हैं। आगे है बिकेम स्टैंडर्ड। जो वेस्ट सेक्शन थी डायलेक्ट ये स्टैंडर्ड डायलेक्ट बन गई थी। स्टैंडर्ड डायलेक्ट क्यों बन गई थी?
क्योंकि एक तो जो एल्फर्ड द ग्रेट थे वो खुद एक इतने महान रॉयलिटी से बिलोंग करते थे। तो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के कारण ये जो वेस्ट सेक्शन थी, जो एल्फर्ड द ग्रेट जिस डायलेक्ट को खुद यूज़ करते थे, अब वो पावर में थे, तो इसीलिए जो वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट थी ये भी एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट बन गई थी, स्टैंडर्डाइज हो गई थी। मतलब कि काफ़ी सारा जो लिटरेचर था उस टाइम में वो वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में लिखा जाना शुरू हो गया था। सो गाइज ये आपके पास है कि हमारे पास उस टाइम में टोटल कितनी डायलेक्ट्स थी। पूरे ऑल ओवर इंग्लैंड में 4 डायलेक्ट बोली जाती थी। सबसे पहले थी नॉर्थम्ब्रियन, सेकेंड थी मर्शियन, थर्ड थी केंटिश एंड फोर्थ थी वेस्ट सेक्सन। सो ये आपको पता चल गया। मैंने आपको लिटरेरी फीचर्स बता दिए उस टाइम के कि लिटरेरी फीचर्स कौन कौन से थे। पैगन ओरिजन, अनोनिमस ओरिजन, द इमिटेटिव क्वालिटी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो मेन थी, मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको बता दी कि टोटल हमारे पास 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कौन कौन से वर्क थे वो आपको सब पता चल गया। और जो मेन था कि कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, कितनी डायलेक्ट्स उस टाइम पे बोली जाती थी। सो ये सब लिटरेरी फीचर्स आज यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। सो गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही कराऊंगी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगी इस टाइम के जो इम्पोर्टेंट वर्क थे, कौन कौन से वर्क लिखे गए थे उस टाइम पे। जैसे कि मैंने आपको बताया बीओवुल्फ के ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगी। बट जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें मैं दूसरे जितने भी वर्क्स हैं उनका सबको आपको एक्सप्लेन करूँगी। कौन कौन से वर्क्स थे, किस किस ने लिखे हुए थे, किसके राइटर अनोनिमस थे, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और बीओवुल्फ के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो इसलिए लेकर आना चाहती हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। जब भी नेट का पेपर होता है, नेट के पेपर में आपको बीओवुल्फ से 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। सो उस वर्क को इस पूरी एज में सिर्फ हमें एक ही वर्क करना है, अच्छे से थर्ली एक ही वर्क करना है, और वो है सिर्फ बीओवुल्फ। सो गाइज this is all about today's video. I hope you like the video. If in case you have any problem, you can ask me in the comment section below. And guys, please don't forget to like, share and subscribe, and thank you so much for watching the video.